जिसको अभिनय करना होता है वो सीधा मुंबई की ट्रेन पकड़ता है। तो मतलब मुझे 14 साल की उम्र में मैंने नसीर साहब का और राज बब्बर साहब का इंटरव्यू पढ़ा था, और ये राज बब्बर साहब के तराजू के बाद बहुत बड़े स्टार हुए थे। और 17 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि मुंबई जाने का मतलब नहीं है। पहले मैं जा कर के क्राफ्ट सीखूंगा, अपने अपने स्किल को मैं अच्छा होऊंगा, थिएटर करूंगा और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लूंगा। तो योजना पूरी बना ली थी मैंने 17 साल की उम्र में। तो दिल्ली जाने का संघर्ष इसीलिए सबसे बड़ा हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लग गया था कि मुंबई शहर एक बड़ा शहर है और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग जाते हैं उसमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं। क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, तो ज़रूरी है कि मैं पहले विधा को सीखूं और विधा सीखने के बाद फिर मैं मुंबई की तरफ रुख करूँ, क्योंकि विधा ही मेरी शक्ति होगी। तो अगर मेरे पास अवसर आ भी गया तो मैं उसका करूँगा क्या? अभी तो मैं काम भी नहीं जानता हूँ उतने अच्छे ढंग से। एलिक्यूशन कॉन्टेस्ट, पोइट्री रीडिंग, ये सब करता था मैं, और छोटे मोटे नाटक बेतिया शहर में। तो पूरा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की वजह जो थी और दिल्ली पहुंचने की जो वजह थी, वो विधा में पारंगत होना था। जितने साल भी रहूं मैं, 3 साल नाटक करूं और 3 साल के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाऊं और मुझे दाखिला मिल जाए, क्योंकि 3 साल में बहुत मेहनत करूंगा। ये मुझे अपने ऊपर भरोसा था, और पहले दिन से ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही मैंने नाटक करना शुरू कर दिया था। क्योंकि एक नुक्कड़ नाटक कंपनी थी, उनको मैंने परफॉर्म करते हुए देखा और सीधा मैं उनके पास गया। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, और उन्होंने बेझिझक मुझे रख भी लिया। वहां से असल मायने में मेरी यात्रा शुरू हुई एक अभिनेता की। हम लोग बिहार से आते हैं, तो हमारी जो तमीज है श और स की और ज और ज की, ह और फ की, वो थोड़ी गड़बड़ है। हम हिंदी बहुत अच्छा लिखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन व्याकरण और तलफ़ुज़ की बड़ी भारी कमी होती है, और थिएटर में इसको माफ नहीं किया जाता है। रंगमंच में बिल्कुल आपको किसी भी तरीके का रोल नहीं मिलेगा अगर आपके तलफ़ुज़ सही नहीं है। तो अगर उर्दू की थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है तो भाषा सीखना, और तीसरा था कि बहुत सारा पढ़ाई करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना। क्योंकि यहाँ पर मैंने रशियन लिटरेचर, चाइनीज़ लिटरेचर और अपने हिंदी को, और हिंदी में जितने भी पुराने जयशंकर प्रसाद जी से लेकर के फिर आगे तक के जितने भी साहित्यकार हुए, उनको बहुत ही हर दिन जो है ना, किसी न किसी किताब में मैं लगा ही रहता था। मेरे जो 10 साल गुजरे दिल्ली में, वो कैसे गुजर के मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मेरे प्लान के मुताबिक कुछ हुआ नहीं। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने मुझे लेने से ही इनकार कर दिया। 3 साल तक लगातार मैं लगा रहा, लेकिन तीनों साल रिजेक्शन हुआ। उसमें अच्छी बात क्या हुई कि मैं लगातार बाहर काम करता रहा, थिएटर करता रहा और इंटेंस करता रहा कि शायद अगले साल मुझे ये लोग मुझे एंट्री दे देंगे, लेकिन वो शायद वो मेरे भाग्य में नहीं था। लेकिन उसने मुझे और बेहतरीन एक्टर बनाना शुरू किया, क्योंकि जितना वो रिजेक्शन हुआ, मैं उसी गर्मजोशी के साथ वापस जाके थिएटर करता था। मैं उतना बिजी रहता था शायद जितना मैं अब हूँ। अभी मैं बहुत अपने जीवन के सबसे ज़्यादा व्यस्त दिनों में हूँ, और मुझे ऐसा नहीं कि अच्छा लगता है लेकिन एक अच्छी शिकायत है ये, भगवान ये शिकायत सबको दे। लेकिन थिएटर में भी मैं इतना ही बिजी होता था। मैं सुबह 5 बजे उठता था, वही रूटीन जो मैं आज तक फॉलो करता हूँ। और दिल्ली में ठंड बहुत पड़ती थी उस समय, पर्यावरण की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं थी। तो हम लोग रात को एक ड्रम में हम लोग पानी इकट्ठा करते थे, ताकि सुबह सुबह दिक्कत ना हो पानी की। बरसाती में रहते थे और मैं ठंडे पानी से नहा के निकलता, तो आप समझ सकते हैं कि वो रात भर जो पानी ठंडा हुआ पड़ा होगा। तो
हनुमान चालीसा बहुत काम आया था उस समय। तो लेकिन मैं इससे कहना क्या चाह रहा हूँ कि वो थिएटर करते करते, विधा सीखते सीखते कब 9 साल निकल गए पता नहीं चला। वो शहर होने के बाद भी वहाँ पर उस समय एक गांव का की संस्कृति थी, जहाँ पे अगर किसी आदमी को बोलो कि किसी दोस्त को बोलो कि खाना खिला दे तो खिला देता था। उसमें मुंबई का वो संस्कार नहीं था कि जहाँ पे आप अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। तो 9 साल के हर दिन मैं सुबह 4:30-5 बजे उठता था, अपने एक्सरसाइज करना, अपना सारा रूटीन करके, और मैं किसी भी हालत में 6:45 बजे बस स्टैंड पे खड़ा हो जाता था। ये रूटीन था मेरा। पैसे नहीं होते थे तो थोड़ा पहले निकल जाता था ताकि मैं मंडी हाउस में पैदल चल के चला जाऊँ। 10वें साल में मुझे बैंडिट क्वीन मिला। वो भी बहुत ही अचानक से ही हुआ सब कुछ। सबसे पहले जब चयन शुरू हुआ कास्टिंग का, तो उस समय तक मैं रंगमंच के जगत में अच्छा खासा नाम कमा चुका था, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में के अंदर इरफान एक अच्छा व्यक्तित्व बन के उभर रहा था। और भी 1-2 एक्टर थे जो उतनी दूर नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने मुंबई का रुख नहीं किया, वो भी काफी व्यस्त थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक दौर था, एक क्रांतिकारी दौर था रंगमंच में। मैं उसके साथ बहुत जुड़ गया था और मैं भूल चुका था कि मेरा कोई सपना भी था मुंबई जाने का। मैं भूल चुका था और मैं कहीं ना कहीं यह निर्णय भी ले चुका था कि मैं शायद नहीं जाऊं, क्योंकि रंगमंच में मैंने अपनी एक धरती तलाश कर ली है और बना दी है एक जगह। अब जो दर्शक है वो मेरे नाम से आ रहा है, तो इसको छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा। और मुझे जो मजा आ रहा है यहाँ पे, मैं जानता हूँ कि मुंबई शहर में मेरे लायक फिल्में नहीं बनती हैं और मेरे लिए कुछ होगा नहीं, ये मैं जानता था। तो कहीं ना कहीं, लेकिन तब तक ये बैंडिट क्वीन हुई। बैंडिट क्वीन होने के समय शेखर कपूर जी ने कहा कि भाई मुंबई तो जाना ही पड़ेगा, शादी ब्याह करोगे, खिलाओगे कैसे, परिवार को रखोगे कैसे, कल को तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, बीमार पड़ोगे, इलाज कैसे होगा अस्पताल में। तो उन्होंने डरा दिया आगे आने वाली जिंदगी को लेकर। थोड़ी दहशत हो गई उसके बाद, क्योंकि बात तो सही की थी उन्होंने। जितनी चीजें, जितने काम किया, जितना देखा, जितना पढ़ा, वो मेरे आज तक काम आता है। और दिल्ली ने, चूंकि मैं 10 साल रहा और 18 की उम्र में चला गया, तो मेरी बातचीत से वो एक बिहारीपन चला गया। क्योंकि 18 साल के में आप अभी भी जो है बन रहे होते हैं, और उसी दौरान जो है दिल्ली की भाषा, एक खड़ी हिंदी, वो सारा मेरे व्यक्तित्व में अपने आप आता चला गया। गालिब को पहली बार पढ़ा मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैं किसी उर्दू के जानकार को बिठा के उनसे समझता था कि भाई सब लोग कह रहे हैं कि भाई क्या गालिब और वाह गालिब, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्यों वाह गालिब और क्यों क्या वाली गालिब। तो पूरा जो समय था मेरा, वो सीखना और फिर इसको कार्यान्वित करने में गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।